हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका अपने चैनल फिजिक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये 11वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। बच्चों, गॉस लॉ का यूज करके हम अलग अलग केसेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसमें जो टोटल केसेस हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं उन सभी केसेस में हम बारी बारी देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम ये जो 3 टॉपिक हैं इनको कवर करेंगे और ये जो बाकी के 2 केसेस हमारे बचेंगे, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर का केस, ये हम लेक्चर 12 में कवर करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाता। तो इस लेक्चर में आज के लिए हमें कवर करना है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। दूसरे टॉपिक में हम करेंगे इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। और तीसरे टॉपिक में हमें करना है 2 पैरेलल चार्ज शीट्स की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यूजिंग गॉस लॉ। आइए बच्चों, आज का पहला केस करते हैं हम, जिसमें हमें क्या करना है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और हमें यूज किसका करना है, गॉस लॉ का यूज करना है। मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है सेंटर में, और ये एक स्ट्रेट वायर है। इसकी लेंथ दोनों ही साइड पे इनफाइनाइट है और पॉजिटिव चार्ज इस पूरी वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मान लेते हैं कि यहाँ पे लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है और बाय डेफिनेशन हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये किसके बराबर होगा, Q बाय L के बराबर होगा। अब मान लेते हैं कि इस वायर से r डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है P। अब हमें क्या करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर हम गॉस लॉ का यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। अब जो गॉसियन सरफेस है वो P पॉइंट से गुजरना भी चाहिए और उसको इस चार्ज को एनक्लोज भी करना है। तो उसकी शेप यहाँ पे कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, क्योंकि यहाँ वायर की शेप भी कैसी है, सिलेंड्रिकल है। तो इस वायर के ऊपर जो चार्ज है अगर उसको एनक्लोज करना है तो इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस की शेप भी कैसी होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। तो r रेडियस का यहाँ पे एक सिलेंडर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस सिलेंडर की लेंथ मान लेते हैं हमारे पास कितनी है, L है। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें देखनी है। तो ये जो वायर है, वायर के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। P पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इस वायर के ऊपर, तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया, अगर चार्ज सिर्फ यहीं पर होता तब तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सीधी यहाँ बाहर की तरफ होती, परंतु चार्ज क्योंकि यूनिफॉर्मली दोनों तरफ इसके डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ ये पॉइंट है हमारे पास, सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस पे नीचे की तरफ भी एक पॉइंट आएगा। तो ऊपर वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, P1 है, और नीचे वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं, ये जो पॉइंट हमारे पास है वो क्या है, P2 है। तो P1 पॉइंट से इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ आएगी, और P2 पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी P पे ऐसे ऊपर की तरफ आएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों डायरेक्शन आई है, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे आया है E1 और E2, नीचे की तरफ है E1 और ये जो ऊपर की तरफ आया है इसको मान लेते हैं हम क्या है, E2 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो E1 और E2 है इनके कंपोनेंट कर लेंगे। अगर E1 के कंपोनेंट हम करें तो मान लेते हैं ये एंगल जो है हमारे पास है थीटा, तो एक तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा हमारा इस डायरेक्शन में और दूसरा उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा यहाँ नीचे की तरफ। सिमिलरली E2 के भी कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो E1 और E2 के जो कंपोनेंट ये वाले हैं ऊपर की तरफ और नीचे वाले, ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। और जो ये वाले कंपोनेंट हैं जो हमारे ये राइट साइड में जा रहे हैं, ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और ये क्या देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है ऑल डायरेक्शन में किसी भी जगह अगर हम जाएं, अगर इस पॉइंट पे जा रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, अगर पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, अगर वो जो पॉइंट है ये आगे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आगे की तरफ आएगी। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पीछे की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे पीछे की तरफ आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस के ऊपर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा।
यानी कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है इसका जो कर्व्ड फेस है, ये जो कर्व्ड एरिया है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। अब हमें पता है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, यानी कि एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा। तो ये जो एल लेंथ है, एल लेंथ के ऊपर पूरा चार्ज कितना एनक्लोज होगा, वो किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू एल के बराबर होगा। यानी कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस के वो किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल के बराबर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी कि जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और क्यू की वैल्यू अभी हमने बताई यहाँ पे कितनी है, लैम्डा एल के बराबर, तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी आ गई। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी क्लोज सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल सरफेस 1 के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल 2 के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल 3 के लिए। ये 1, 2 और 3 क्या है, यहाँ डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो गॉसियन सरफेस लिया था वो कैसा था, सिलेंड्रिकल सरफेस था। ठीक है, तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये क्लोज कब होगा, अगर हम इसके 3 पार्ट्स आपस में जोड़ दें। वो 3 पार्ट कौन से हैं, ऊपर की तरफ ये जो सर्कुलर पार्ट है ये सरफेस 1 हम इसको नाम दे रहे हैं। दूसरा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा जो है ये राउंड वाला जो पार्ट है इसका बीच वाला सारा का सारा ये कर्व्ड वाला ये हमारा सरफेस है 2। और थर्ड हमारा है नीचे की तरफ जो ये सर्कुलर सरफेस है ये सरफेस हमारा है 3। अगर हम इन तीनों सरफेसेस को जोड़ दें तो ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है ये क्या हो जाता है, क्लोज्ड। यानी कि टोटल फ्लक्स निकालने के लिए अगर हम ऐसा करें कि पहले सरफेस की फ्लक्स निकाल लें और दूसरे सरफेस की फ्लक्स निकाल लें और तीसरे सरफेस की फ्लक्स निकाल लें और इन तीनों को जोड़ दें, तब भी तो ये क्लोज सरफेस की फ्लक्स आ जाएगी हमारी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सरफेस की फ्लक्स, सेकंड सरफेस की फ्लक्स और थर्ड सरफेस की फ्लक्स, इन तीनों को जोड़ के टोटल क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इस 3 पार्ट्स के बीच में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल और थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, इन तीनों को अगर हम जोड़ लें तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगी। और टोटल फ्लक्स किसके बराबर, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, जो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास लेफ्ट साइड में, यहाँ पे हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे और क्या लगेगा, cos थीटा लगेगा। तो अलग अलग केसेस में हमारे पास जो है एंगल अलग अलग आएंगे। अब फर्स्ट वाले सरफेस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ds जो हमारे पास है, यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर है सरफेस के ऊपर वो ऊपर की तरफ है और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यानी कि जो एंगल होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे हमारे पास cos कितना आ गया, 90 डिग्री। अब सेकंड सरफेस के लिए अगर हम एंगल देखें तो सेकंड सरफेस हमारा कौन सा है, ये जो कर्व्ड वाला फेस है हमारा, और हमें पता है कि कर्व्ड वाले फेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा ds वेक्टर है, ये जो कर्व्ड सरफेस है किसी भी डायरेक्शन में देखें, चाहे ये वाली डायरेक्शन में देखें, यहाँ पे भी हमारा ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, और चाहे हम ये p पॉइंट के ऊपर देखें यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन होगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, ये जो हमारा सरफेस 2 है इसके ऊपर। तो सरफेस 2 के लिए यहाँ पे cos कितना आ गया, साथ में 0 डिग्री का एंगल आ गया। और सरफेस 3 पे अगर देखें तो यहाँ पे जो ds वेक्टर है वो किधर आएगा, नीचे की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखें तो वो हमारी ये डायरेक्शन आएगी, यानी कि यहाँ पे भी एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड में थर्ड फेस के ऊपर भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अब cos 90 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, 0, यानी कि जो सरफेस 1 है और सरफेस 3 इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारे पास जो बीच वाला सरफेस 2 है यहाँ पे cos 0 है, cos 0 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्या बचेगा, e इंटू ds का ये सरफेस इंटीग्रल, और राइट साइड में हमारे पास था लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि गॉसियन सरफेस का ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका हर पॉइंट जो है वो वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, इस इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, ds रह जाएगा। और ds क्या था, यहाँ पे ये छोटा सा सरफेस था इस गॉसियन सरफेस के ऊपर।
तो ऐसे जितने भी ds वाले सरफेस होंगे हमारे, उन सभी को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। और सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। और यहाँ पे जो इसकी हाइट है यानी कि किसके बराबर है, वो एल के बराबर है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई आर एल। तो ds का इंटीग्रेशन अगर यहाँ से हम करेंगे तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 पाई आर एल आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आ गया e इंटू 2 पाई आर एल, और राइट साइड पे हमारे पास है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो 2 पाई आर एल है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में ले जाने के बाद एल से एल कट जाता है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारे पास इक्वेशन बचती है E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हमारा जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वायर से हम जैसे जैसे ये जो R डिस्टेंस है बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज्यादा दूर हमारा पॉइंट होता जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, लीनियरली डिक्रीज करेगा R के साथ। स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर आई। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये रेडियली आउटवर्ड होगी अगर ये जो लाइन चार्ज है ये कैसा हो, पॉजिटिव हो। और अगर इसका जो नेचर है वो नेगेटिव होगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि चारों डायरेक्शन से किधर आएगा, वो वायर की तरफ, अंदर की तरफ आएगा। बच्चों आगे नेक्स्ट केस में हमें इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, और हमें गॉस लॉ का यूज करना है। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट शीट है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसके पास में कोई पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस इस शीट से है R। हमें क्या करना है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो P पॉइंट को कवर करता हुआ और यहाँ पे शीट के अंदर कुछ चार्ज को एनक्लोज करता हुआ एक गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस की शेप कैसी होगी अब, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, एक सिलेंडर है जो इस शीट के दोनों साइड से इसको कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से एनक्लोज हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये इस शीट का ए एरिया को कवर कर रहा है, यानी कि इसने जो एनक्लोज एरिया किया है वो कितना किया है, ए के बराबर, कैपिटल ए के बराबर एरिया एनक्लोज किया है। और इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसा कि हमें पता है किसके बराबर होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। यानी कि एक यूनिट एरिया के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो अगर एक यूनिट एरिया के ऊपर चार्ज है सिग्मा, तो ये जो कैपिटल ए एरिया है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा उसको हम लिखेंगे सिग्मा इंटू ए से। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है वो कितना आ जाएगा हमारा, सिग्मा इंटू ए के बराबर आएगा। अब बच्चों गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो नेट फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके बराबर होता है, वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये Q क्या चीज है, जो चार्ज एनक्लोज किया है सरफेस ने, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, सिग्मा ए के बराबर होती है। तो ये वैल्यू हमने सिग्मा ए यहाँ पे Q की जगह सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स है यानी कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके बराबर आ गया, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, यहाँ ये जो फर्स्ट पार्ट यानी कि जो फर्स्ट सरफेस है वो हमारे पास ये वाला सर्कुलर वाला सरफेस है। दूसरा जो हमारे पास पार्ट इसका है, दूसरा सरफेस है वो कौन सा है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इस पूरे सिलेंडर का, तो कर्व्ड सरफेस वाला वो हमारा सेकंड इसका सरफेस है। और जो थर्ड सरफेस है वो हमारा ये इस साइड का, ये जो सर्कुलर सरफेस है दूसरी साइड का, ये हमारा है थर्ड सरफेस। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालनी है इस क्लोज सरफेस से, तो हम टोटल फ्लक्स निकालने की बजाय ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम सरफेस 1 से जो फ्लक्स आ रही है वो निकाल लें, सरफेस 2 से जो फ्लक्स निकल रही है बाहर की तरफ वो निकाल लें, और सरफेस 3 से जो फ्लक्स निकल रही है वो निकाल लें, और टोटल निकालने के लिए इन सभी फ्लक्स को क्या कर लें, हम जोड़ लें। तो इस तरह से हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं पूरे क्लोज सरफेस की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्ट 1 की जो फ्लक्स आ रही है हमारी, यानी कि सरफेस 1 की फ्लक्स प्लस सरफेस 2 की फ्लक्स प्लस सरफेस 3 की फ्लक्स, तो तीनों सरफेसेस की फ्लक्स को अगर जोड़ लें तो टोटल फ्लक्स आ जाएगी क्लोज सरफेस की। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल आया इसको इन 3 हिस्सों के बीच में डिवाइड कर दिया, सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 की। राइट हैंड साइड पे हमारा सेम वही सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा।
अब बच्चों ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको जब हटाएंगे तो क्या लगेगा, cos थीटा लगेगा यहाँ पे। और वो जो एंगल है वो किस पे डिपेंड करेगा कि ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कितना एंगल आ रहा है। तो तीनों सरफेस के केस में देखते हैं कि हमारे पास जो है ई और ds के बीच में एंगल कितना कितना है। तो फर्स्ट सरफेस के केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। यानी कि ds वेक्टर यहाँ पे क्या है कि इस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, तो जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ds वेक्टर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस वाले चार्ज की वजह से वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ds वेक्टर और e वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, इस वजह से जो फर्स्ट सरफेस है वहां पे जो एंगल हमारा है वो कितना है, 0 डिग्री। जो थर्ड सरफेस है वहां पे भी सेम यही कंडीशन है, वहां पे भी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और वहां पे जो सरफेस है सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर भी उसी डायरेक्शन में है, यानी कि ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है e वेक्टर के। तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर हम ये जो सेकंड सरफेस है ये देखें तो सेकंड सरफेस के केस में ds वेक्टर यहाँ पे ऊपर की तरफ या फिर इधर नीचे की तरफ या यहाँ से ये आगे की तरफ आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सेकंड सरफेस पे ds वेक्टर और e वेक्टर इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि जो सेकंड वाला सरफेस है ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी हमारे ये दो सरफेसेस बचे, सरफेस 1 और सरफेस 3। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। यानी फर्स्ट सरफेस में क्या बचेगा, इंटीग्रल में eds बचेगा, थर्ड सरफेस में भी क्या बचेगा, eds बचेगा। और राइट साइड पे हमारा क्या आएगा, सिग्मा a बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से यहाँ बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ds क्या चीज था, वो एक छोटा सा एरिया था यहाँ पे, ठीक है। उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इस सरफेस के द्वारा जो गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है टोटल एरिया, वो टोटल एरिया कितना था, a। यानी कि ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया इनक्लोज आ जाएगा। तो ds का इंटीग्रेशन करके यहाँ पे क्या आता है हमारा, a। यानी कि इक्वेशन बन जाती है, पहले वाली बनेगी e इंटू a और दूसरे वाली इक्वेशन भी वही बनेगी e इंटू a, यानी कि ea प्लस ea, ये टोटल कितना हो गया हमारा 2ea, वो जो किसके बराबर आएगा, सिग्मा a बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। यहाँ पे 2 और a को अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो वो डिवाइड में जाएगा और a से a कैंसिल हो जाता है। तो हमारी e की वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। यानी कि इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उस सरफेस की कितनी है। एक और बात ध्यान देने की है बच्चों यहाँ पे कि अगर ये जो अभी हमने शीट ली थी, ये तो अभी थिन शीट ली थी, अगर इसकी बजाय यहाँ पे थिक शीट होती, मोटी शीट होती, तो उस केस में क्या होता। तो थिक शीट के केस में क्या होता है, उसके दो सरफेसेस होते हैं, तो जो बैक वाले सरफेस पे जितना चार्ज होता आगे वाले सरफेस पे भी उतना ही चार्ज होता। तो अगर बैक वाले पे पॉजिटिव है तो आगे वाले पे भी पॉजिटिव होता। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में देखते, जैसे मान लेते हैं इसका सरफेस ये आगे की तरफ एक और सरफेस होता, अगर ये थिक शीट होती तो इस केस में क्या होता, जो ये आगे वाला सरफेस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पीछे वाला सरफेस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चाहे हम लेफ्ट साइड में देख लें चाहे राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर देख रहे हैं यहाँ पे ये डायरेक्शन है, अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो पहले वाली शीट और ऐसे ये दूसरे वाली शीट, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, सेम डायरेक्शन में होता। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक शीट की वजह से कितनी हमारे पास होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। यानी कि पहले वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले का वो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है, इन दोनों को प्लस कर लेते, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकलती है हमारी। यानी कि अगर थिक शीट यहाँ पे हमारे पास होती तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना निकलता, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलता। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू 2 पैरेलल चार्ज शीट्स। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 शीट्स हैं, पहली शीट के ऊपर प्लस का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और दूसरे के ऊपर माइनस का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जो पहली शीट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और दूसरी शीट की है माइनस सिग्मा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे P1 और P2 पॉइंट पे। P1 पॉइंट दोनों शीट्स के बीच का पॉइंट है और P2 पॉइंट इन शीट्स के बाहर का पॉइंट है, वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी बाहर की तरफ हो सकता है। बच्चों P1 पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो जो
प्लस वाला चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में है, और जो माइनस वाला चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वो टुवर्ड्स चार्ज होगा, यानी कि वो भी राइट साइड पे है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे प्लस वाले शीट की वजह से हो चाहे माइनस वाली शीट की वजह से हो, यानी कि E1 और E2 ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इस वजह से P1 पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। और हमें पता है कि एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे वो किसके बराबर होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जैसा कि अभी हमने लास्ट टॉपिक में निकाला था। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, तो इस वजह से ये जो दोनों की वैल्यू आ रही है सेम आ रही है, और जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, राइट साइड की तरफ आएगी। अब इसके बाद अगर बच्चों हम P2 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहाँ पे प्लस वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इसी डायरेक्शन में है, परंतु माइनस वाली शीट के ये जो पॉइंट है ये राइट साइड में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी कि इनवर्ट डायरेक्शन में होती है माइनस वाले चार्ज के केस में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, शीट की तरफ, जो E2 के द्वारा दिखा रखा है। तो यहाँ पे E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो P2 पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, E1 माइनस E2 के बराबर होगा, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर हम ये जो दो शीट्स हैं अगर उनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो तो उस केस में क्या, अगर शीट्स के बाहर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, और शीट के बीच में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर बच्चों यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।